नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A नुपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc फाइनल ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन विलियन, उसी के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो देखिए BSc फाइनल ईयर के लिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है विलियन, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करेंगे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन तथा अणुभार के मध्य के जो संबंध होते हैं उसको थर्मोडायनेमिक्स की सहायता से, ऊष्मागतिकी की सहायता से किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। इससे पहले इस यूनिट में हम बात कर चुके हैं कि विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, विलय और विलायक क्या होता है। उसके आधार पर एक राउल्ट के नियम के बारे में हमने बात की। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम के आधार पर दो प्रकार के विलयन, एक आदर्श प्रकार का विलयन और एक अनादर्श प्रकार का विलयन। अनादर्श प्रकार के विलयन में हमने दो प्रकार के विलयनों के बारे में बात की, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला विलयन। उसके बाद में इसी में हमने एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया जिसे हम कहते हैं एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स या स्थिर क्वाथी। अब एजोट्रॉप धनात्मक प्रकार के भी होते हैं और एजोट्रॉप ऋणात्मक प्रकार के भी होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की कि अणुसंख्या प्रकार के गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म चार प्रकार के, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। प्रासरण दाब, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का अवनमन। चार प्रकार के जो अणुसंख्या गुणधर्म हैं, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी के बारे में हमने बात की। अब इन सब के बारे में बात करने के बाद, क्योंकि ये सारे के सारे अणुसंख्या गुणधर्म हैं, अणुसंख्या प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, इसीलिए इन सभी के मध्य कोई ना कोई संबंध आवश्यक रूप से होता है। तो उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार से इनके मध्य कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं। तो अब देखिए अगला टॉपिक, आज हम बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक अवनमन और अणुभार के मध्य संबंध का थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। देखो, इस प्रकार के जो विलयन होते हैं इनमें विलय पदार्थ होता है अवाष्पशील और विलायक होता है वाष्पशील। जब भी हम हम पूरे जो यूनिट है उस यूनिट के दौरान जब भी हमने विलयन शब्द का प्रयोग किया तो वहां पर हमने दो प्रकार की चीजों का प्रयोग किया। एक हमारे पास होता है जिसे हम विलय कहते हैं और दूसरा हमारे पास होता है जिसे हम विलायक कहते हैं। एक विलय होता है, एक विलायक होता है। अब विलय और विलायक क्या है, उन सब के बारे में हमने बात की। विलय, अब यहां पर अगर हम बात करें तो विलय यहां पर हमेशा किस प्रकार का लिया जाता है, अवाष्पशील प्रकार का लिया जाता है। और अवाष्पशील का मतलब होता है कि जो नॉन वेपरेबल है, अवाष्पशील है, अर्थात कौन सा लिया जाएगा, अधिकतर परिस्थितियों में ठोस लिया जाएगा। ठोस सामान्यतः सब्लिमेशन को छोड़कर वैसे अवाष्पशील ही होते हैं। और विलायक जो भी हम लेंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो विलायक जो भी हम लेंगे वो कौन सा लेंगे, वो लेंगे वाष्पशील प्रकार का, वेपरेबल प्रकार का विलायक हम लेंगे, वाष्पशील प्रकार का विलायक हम यहाँ पर लेंगे। अतः क्वथन के समय, क्वथन का मतलब होता है उबालने के समय, जब द्रव तथा गैसीय अवस्था साम्य में होती है, मतलब जब लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम होता है, उस समय गैसीय अवस्था में केवल, क्योंकि जो हमने विलय लिया है वो तो है ही नॉन वेपरेबल, मतलब जो कि वाष्प में नहीं बदल सकता, तो जब गैस और द्रव की वाष्प की साम्य अवस्था आएगी तो उस कंडीशन में केवल विलायक के अणु होंगे और विलयन अवस्था द्रव अवस्था में विलय तथा विलायक दोनों के अणु ही साम्य अवस्था में होंगे। विलयन में तो विलय और विलायक दोनों के अणु होंगे, और जब हम बात करेंगे द्रव और वाष्प की तब उस कंडीशन में केवल विलायक के अणु होंगे, विलय के अणु नहीं होंगे। क्योंकि विलय क्या है, विलय ठोस होता है और विलय क्या होता है, अवाष्पशील होता है। माना गैसीय अथवा वाष्प अवस्था में, माना गैसीय अथवा वाष्प अवस्था में विलायक का रासायनिक विभव म्यू नॉट वाष्प टीपी, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पर म्यू नॉट वाष्प है। क्या है, विलायक का रासायनिक विभव।
जबकि विलयन अवस्था में विलायक का रासायनिक विभव विलयन की अवस्था में क्या होगा, म्यू द्रव TpXA है। यहाँ XA क्या है, विलयन में विलायक की मोल भिन्न। मतलब जब हम बात करते हैं वाष्प अवस्था में तो केवल क्या है, वाष्प किसकी है, वाष्प विलायक की है, तो उसके टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम बात करेंगे विलयन की, तो विलयन में द्रव भी है और ठोस भी है, तो वहां पर विलायक का जो मोल भिन्न है वो XA आ जाएगा। अतः ताप T और दाब P पर, ताप T पर और दाब P पर द्रव और वाष्प के अंदर क्या होगी, साम्यावस्था। तो किस किस के बीच में साम्यावस्था होगी, म्यू द्रव TpXA बराबर म्यू नॉट वाष्प। यदि विलयन आदर्श हो, यदि विलयन हो आइडल प्रकार का, आदर्श प्रकार का, तो म्यू द्रव बराबर TpXA। यदि विलयन आदर्श प्रकार का, द्रव प्रकार का हो, तो म्यू द्रव बराबर TpXA बराबर म्यू नॉट द्रव बराबर Tp प्लस RT ln x है। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, इसको हमने जो आदर्श, क्योंकि आदर्श का समीकरण है, तो उसी प्रकार से इसके ऊपर हमने आदर्श स्थिति को डाल दिया। तो आदर्श स्थिति क्या है, आदर्श स्थिति है कि म्यू द्रव TpXA बराबर क्या होगा, म्यू नॉट द्रव, मतलब ये शुद्ध विलायक के लिए T और P प्लस RT ln XA के बराबर होगा। यदि दाब स्थिर है तब T केवल XA का फलन होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, स्थिर है, तो ताप किस पर निर्भर करेगा, XA पर ही निर्भर करेगा। अतः समीकरण 51 और 52 से अनुलग्न T और P को हटाते हुए अब हम यहां पर क्या करेंगे, समीकरण इसमें से और इसमें से हम क्या करेंगे, दाब तो हमने स्थिर कर दिया, तो P को हम यहां से हटा सकते हैं, तो हम इन दोनों को हटा देते हैं और T को भी हटा देते हैं, क्योंकि जो T है वो तो XA पर ही निर्भर करेगा। तो म्यू नॉट द्रव प्लस RT ln XA बराबर होगा म्यू नॉट वाष्प के। तो RT ln XA बराबर किसके हो जाएगा, म्यू नॉट वाष्प माइनस म्यू नॉट द्रव के। ln XA किसके बराबर हो जाएगा, R को 1/R आ गया, T इसके पैरों में चला जाएगा, तो म्यू नॉट वाष्प अपॉन T माइनस म्यू नॉट द्रव अपॉन T। नेक्स्ट देखिए, स्थिर दाब पर T के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन करने पर, अब कांस्टेंट प्रेशर पर T के सापेक्ष समीकरण का अवकलन करेंगे, तो D ln XA dTp, इसका हमने अवकलन कर दिया, इस समीकरण का अवकलन कर रहे हैं, तो स्थिर दाब पर कर रहे हैं, तो P पर कर रहे हैं, 1/R D, T के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dt, D अपॉन dt, यहाँ डेल अपॉन डेल T, म्यू नॉट वाष्प अपॉन T माइनस 1/R डेल अपॉन डेल T म्यू नॉट द्रव अपॉन T। तो म्यू नॉट वाष्प के अपॉन T, D अपॉन dt से अवकलन कर दिया, 1/R दोनों तरफ, और यहाँ पर भी D अपॉन dt से, और दाब के सापेक्ष हमने स्थिर दाब पर हमने अवकलन कर दिया, क्योंकि P यहाँ पर हमने लगा रखा है। नेक्स्ट देखिए, हम ये जानते हैं कि डेल अपॉन dt म्यू अपॉन Tp बराबर किसके होता है, माइनस H अपॉन T स्क्वायर के, माइनस H बार अपॉन T स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये एंथैल्पी है, तो इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पर इसके बराबर है, तो इसकी जगह पर हमने इसका मान रख दिया, क्या मान रख दिया कि D ln XA अपॉन डेल T P इज इक्वल टू 1/R, इस पूरे की जगह पर H नॉट न्यू अपॉन T स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये लिक्विड के लिए, ये वाष्प के लिए वेपर है, H नॉट वेपर अपॉन T स्क्वायर माइनस HL नॉट अपॉन T स्क्वायर, यहाँ पर भी H अपॉन T स्क्वायर, यहाँ पर भी H अपॉन T स्क्वायर, एक वेपर के लिए और एक लिक्विड के लिए। उसके बाद किसी ताप T पर कोई टेम्परेचर अगर हमारे पास T है, तो उस टेम्परेचर पर H वेपर, मतलब जो वाष्प की एंथैल्पी है माइनस लिक्विड की एंथैल्पी बराबर किसके हो जाएगी, डेल्टा H वेपर के। विलायक के वाष्पीकरण की मोलर ऊष्मा के बराबर होगी। अतः हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इन दोनों की जगह पर इसको लिख सकते हैं डेल्टा H वेपर को, क्योंकि माइनस में आपस में इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या आ जाएगा, देखो D ln XA dt P इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H वेपर अपॉन RT स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इस समीकरण को हमने कॉमन ले लिया। हम जानते हैं कि विलायक की मोल भिन्न XA तथा विलय की मोल भिन्न XB का योग बराबर होता है इकाई के। अब आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन में एक सामान्य अवधारणा चलती है कि चाहे कितने भी मोलों की संख्या, मोल फ्रैक्शन चाहे कितने भी हों, अर्थात XA हो
प्लस एक्स बी हो प्लस एक्स सी हो प्लस एक्स डी हो और प्लस एक्स एन हो, ये किसके बराबर होंगे? एक के बराबर ही होंगे। ना तो एक से ज्यादा हो सकता है इनका योग और ना ही एक से कम हो सकता है, हमेशा एक के बराबर रहेंगे। वही कंसेप्ट हम यहां पर लागू कर रहे हैं, उसको देखिए। तो हम ये क्या कह रहे हैं, ln, अब इसको क्या कर दिया, ln 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स बी अपॉन 2 प्लस टी। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख दिया, उसको लिख दिया। अब इसका आगे विस्तार कर दिया तो इसको इस तरीके से लिख दिया। तनु विलयनों में एक्स बी का मान बहुत कम होता है। अब तनु विलयन है, वहां पर विलय का मान बहुत कम होगा, तो उस कंडीशन में एक्स बी को हम यहां से एक्स बी के उच्च पदों को हम अपेक्षित कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ln x 1 माइनस एक्स बी बराबर माइनस एक्स बी। तो ये माइनस एक्स बी के रूप में आ जाएगा। समीकरण 58 और 59 से, मतलब इस समीकरण से 58 और 59 से क्या आ गया, देखो ये आ गया d माइनस डी एक्स बी बराबर माइनस डेल एच वेक्टर आर डॉट डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ये समीकरण है, माइनस डी एक्स बी बराबर माइनस डेल एच वेक्टर अपॉन आर डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो ये समीकरण हमें यहां से ज्ञात होगी। अब देखिए, इसी समीकरण को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। वो कौन सा तरीका, उसको देखिए। इसी समीकरण को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, वो क्या, देखिए, डी एक्स बी बराबर डेल्टा एच वेपर अपॉन आर, डी एक्स बी बराबर डेल्टा एच वेपर अपॉन आर डॉट डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डॉट डी टी अपॉन टी स्क्वायर। यह मानकर कि डेल्टा एच वेपर पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, हम ये कह रहे हैं कि डेल्टा एच वेपर जो है उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। समीकरण 60 को हम t से t0 तक और t से tb के मध्य समाकलित करते हैं। समीकरण 60 को t से t0 तक और t से tb के मध्य समाकलित करते हैं तो ये किस तरीके से आएगी, देखिए, xb से 0, यहां से देखो 0 से और xb तक हम कर रहे हैं, तो dxb बराबर डेल्टा एच वेपर अपॉन r tb से t0 dt से t स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, xb, इसका डेल्टा एच वेपर और ये r का r रहेगा, dt अपॉन t स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 1 अपॉन t0 माइनस 1 अपॉन tb। तो xb बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच वेपर अपॉन r इज इक्वल टू, अब इसको कॉमन ले लेंगे, tb माइनस t0 अपॉन t0 tb। तो tb माइनस t0 बराबर किसके है, डेल्टा tb के। तो यहां पर अपने इसका मान रख देंगे डेल्टा tb। क्वथनांक उन्नयन ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि द्रव के क्वथनांक t0 की तुलना में क्वथनांक डेल्टा tb का मान कम होता है। अब द्रव का क्वथनांक अगर t0 है तो उसमें जो उन्नयन होगा, उन्नयन वो कितना होगा, 1 या 2 डिग्री होगा बस, बाकी तो वैसा ही है। तो इसका मतलब इसका मान तो कम होगा और इसका मान ज्यादा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि t0 बराबर किसके है, लगभग tb के है। तो यहां पर हम उसको रख देंगे, xb बराबर डेल्टा एच वेपर अपॉन r डॉट डेल्टा tb अपॉन ये t0 की स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अथवा हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा tb बराबर rt स्क्वायर घुमा दो अपॉन डेल्टा एच वेपर डॉट xb, ठीक है। तो इसको उस तरफ लिखेंगे, इसको इस तरफ लिखेंगे। अब तनु विलयन जो होते हैं, तनु विलयनों में जब हम बात करें विलय के लिए, विलय की मोल भिन्न कैसे ज्ञात होती है, xb बराबर होता है nb माइनस na। यहाँ हम ये कह सकते हैं, दिया गया मोलर द्रव्यमान बटा दिया गया द्रव्यमान, तो मोललता को हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। मोललता या मोललिटी किसके बराबर होती है, m इज इक्वल टू nb अपॉन wa इनटू 1000, ठीक है। तो xb किसके बराबर आ जाएगी, ये डायरेक्ट होता है, सीधा सा फॉर्मूला इसका। अगर हम मोललिटी और जो हमारे पास में मोल भिन्न है उसके मध्य संबंध देखें तो क्या आता है, xb बराबर m स्मॉल m ma अपॉन 1000, xb बराबर स्मॉल m ma अपॉन 1000, ठीक है। अब समीकरण 62 में xb का मान रख दिया, समीकरण 62 में xb का मान रख दिया, तो अब क्या होगा, उसमें समीकरण में इसमें हमने मान रख दिया इस xb का, तो किस तरीके से हो जाएगा, इसकी जगह पर मान आ जाएगा। देखो डेल्टा tb बराबर rt स्क्वायर नॉट अपॉन डेल्टा एच वेपर इनटू ma अपॉन 1000, क्योंकि ये वाला मान जो था वो यहाँ पर हमने रख दिया, इनटू m आ गया। अब इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को क्या कहते हैं, kb कहते हैं। ये मोलर उन्नयन स्थिरांक था, इसको हमने पढ़ा था। तो इसी को हम यहाँ पर क्या रख देंगे, डेल्टा tb बराबर क्या आ जाएगा, kb डॉट mk। और kb किसके बराबर होता है, rt नॉट स्क्वायर ma 1000 डेल्टा एच वेपर
मोलर उन्नयन स्थिरांक और विलयन की मोलरता। m बराबर क्या होगा 1000 WB अपॉन MB WA। तो डेल्टा TB किसके बराबर आ जाएगा, अब m की जगह पर हमने इसका मान रख दिया, m की जगह पर इसका मान रख दिया, तो डेल्टा TB बराबर क्या आ गया, k का k है और m की जगह पर ये सारे मान आ जाएंगे 1000 WB MB WA। समीकरण 65 क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी तथा विलय के अणुभार एमबी के मध्य संबंध को दर्शाती है। समीकरण 65 क्या दर्शाती है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टीबी, विलय के अणुभार एमबी के मध्य संबंध किस प्रकार से होगा उसको दर्शाती है। अतः क्वथनांक उन्नयन के आधार पर, अब इसी क्वथनांक उन्नयन के आधार पर हम किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कर सकते हैं और वो ज्ञात होता है Mb बराबर 1000 kBWB अपॉन डेल्टा TBWA। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मोलर द्रव्यमान का परिकलन कर सकते हैं। अब इसी के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट को स्टार्टिंग से एंड तक नोट डाउन इसको कर लीजिए आप, कैसे किस तरीके से होता है। तो आप इसको आराम आराम से नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से जो है वो लिख सकें और आसानी से इसको लर्न कर सकें, आसानी से इसको ज्ञात कर सकें। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सारे। देखिए इसके बाद ये है इस तरीके से समीकरण 60 के बाद समीकरण 61, बासठ 63 64 और यहाँ तक हम इसको ज्ञात करेंगे डेल्टा टीबी की वैल्यू। डेल्टा टीबी के बाद में हम एमबी की वैल्यू मतलब अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान का परिकलन डेल्टा टीबी के आधार पर कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ गया। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए ये एग्जाम्पल, ये 2.44 ग्राम एक विलय के 75 ग्राम जल में घोला जाता है। अब 2.44 ग्राम एक विलय होता है, इसको हम 75 ग्राम जल में घोलते हैं और एक विलयन का निर्माण कर लेते हैं जिसका क्वथनांक आपको यहां पर दिया गया है 100.413 डिग्री सेल्सियस, 100.413 डिग्री सेल्सियस। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, विलय की मूलर सहंति का मान ज्ञात करना है, अर्थात M1 या MB का मान ज्ञात करना है। Kb की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है, Kb बराबर है 0.52 केल्विन मोल इनवर्स। W1 की वैल्यू भी यहां पर दे रखी है, W0 की वैल्यू भी यहां पर दे रखी है, डेल्टा TB की वैल्यू क्वथनांक यहां पर दे रखा है, डेल्टा TB को हम उसके आधार पर ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे होगा। अब देखिए दिया गया है Kb की वैल्यू हमको दे दी 0.52 केल्विन मोल इनवर्स, W1 अर्थात विलय की मात्रा हमें दे दी 2.44 ग्राम, डेल्टा TB हमें केल्विन के अंदर जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.413 केल्विन, और W0 जो है वो 75 ग्राम दे रखा है, सभी की वैल्यू यहां पर दे रखी है, इसके अंदर हम मान रखेंगे और आएगा 40.96 ग्राम मोल इनवर्स। अगला एग्जाम्पल, एक विलयन में बेंजीन के 100 ग्राम में एक अवाष्पशील विलय के 2.5 ग्राम घुले हैं। एक विलयन है उसमें बेंजीन का 100 ग्राम है, उसमें एक अवाष्पशील विलय के मतलब विलय के 2.5 ग्राम घुले हैं। यह विलयन शुद्ध विलायक की तुलना में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये हमें वैल्यू दे दी जो इसका क्वथनांक उन्नयन है, उच्च ताप पर उबलता है। विलय पदार्थ की मोलर सहंति ज्ञात कीजिए और बेंजीन के लिए Kb का मान क्या होता है 2.67 केल्विन मोल इनवर्स। विलय पदार्थ की मोलर सहंति के लिए M1 बराबर है Kb इंटू W1।
Kb की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2.67, W1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2.5 ग्राम, W0 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 100 ग्राम और डेल्टा Tb की वैल्यू क्या है 0.42 केल्विन और यहाँ पर इंटू 1000 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा 158.93 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरीके से इन सभी के मान रखेंगे, मान रखे और इसका आंसर आ जाएगा M1 का मतलब विलय के भार का आंसर आ जाएगा 158.93। ठीक है, अब इसी तरीके से आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये है 0.340 ग्राम कैम्फर, कैम्फर का मतलब होता है कपूर, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 152 ग्राम मोल इनवर्स है, मतलब इसका मोलर द्रव्यमान 152 ग्राम ही होता है, को 34 ग्राम एसीटोन में घोलने से क्वथनांक में 0.1 केल्विन का उन्नयन हो जाता है, मतलब डेल्टा टीबी कितनी है 0.1 केल्विन। एसीटोन के मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिकलन कीजिए। यहां पर हमको एक अलग चीज पूछ ली, वो क्या पूछ ली केबी, यहां पर हमको क्या पूछ ली केबी का मान पूछ लिया, तो केबी का मान भी यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है m1 बराबर 1000 इंटू केबी इंटू W1 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू W0। m1 की वैल्यू आपको दे रखी है मोलर द्रव्यमान 152, केबी की वैल्यू आपको यहां से ज्ञात करनी है। देख सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कौन कौन सी चीजें दे रखी है, फिर अपने आप पता चल जाता है ज्ञात क्या करना है। W1 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.304, डेल्टा टीबी की वैल्यू हमें दे रखी है 0.1 केल्विन और W0 की वैल्यू हमें दे रखी है 34 ग्राम। अब देखिए सारे मान रखने पर क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू 152 ग्राम है, 1000 इंटू केबी इंटू 0.304 अपॉन 0.1 केल्विन इंटू 34.0। अब देखो अब यहां से हमको करना क्या है, यहां से केबी को उठाकर लेके जाना है उधर और इसको लेके आना है इधर, तो बिल्कुल वही चीज है, जहां पर जो है उसको उठाकर वहां ले जाना, तो हम ये करें कि ये सारा का सारा उठा के उस तरफ ले जाए, ठीक है, तो ये वाला ऊपर हो जाएगा और केबी इधर पड़ा रहेगा, तो वही हमने प्रोसेस किया है, इस तरफ चला गया, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा 152 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.1 केल्विन इंटू 34 अपॉन 1000 इंटू 0.304, तो क्या आ जाएगा 1.7 केल्विन मोल इनवर्स। तो ये इसका एक और एग्जांपल है। इसके बाद अगला एग्जांपल हम करते हैं, देखिए जल 2259.4 जूल प्रति ग्राम ऊष्मा का अवशोषण करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पीकृत होता है। तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि वो कितनी ऊष्मा का अवशोषण करता है और कितनी ऊष्मा का अवशोषण करके कहां पर वाष्पीकृत होता है, मतलब वेपराइज्ड होता है। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का परिकलन कीजिए, मतलब जल के लिए भी केबी ज्ञात करना है हमें। यहां पर देखिए जूल के अंदर उसने दे रखा है ऊष्मा का अवशोषण दे रखा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम hν का फार्मूला लगाएंगे, अलग फार्मूला लगाएंगे, ये वाला Kb बराबर RT² अपॉन डेल्टा। पता कहां से चला, जब उसने ऊष्मा दे दी, अगर वो हमें देता कि क्वथनांक उन्नयन इतना हुआ है और इसका मोलर द्रव्यमान ये है और वो है, तो उससे हम अलग प्रकार का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर एक तो इसने R दे रखा है तो ये फार्मूला लगेगा, उसके अलावा इसने टेम्परेचर केवल एक ही दे रखा है, उन्नयन वगैरह का कुछ नहीं दे रखा, तो उससे भी हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो समीकरण यहाँ पर क्या है, Kb बराबर RT² अपॉन डेल्टा hν इंटू 1000। R की वैल्यू यहाँ पर 8.314 मोल केल्विन जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, T0 की वैल्यू यहाँ पर 373 केल्विन है, डेल्टा hν यहाँ पर 2259.4 ग्राम है, जूल ग्राम इनवर्स है। तो समीकरण में सारे मान रख दिए 8.314, 373, 2259.4 और 1000 ग्राम, इन सभी के मान रख के क्या आ जाएगा 0.512 केल्विन मोल इनवर्स। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, फार्मूले से हम m1 का मान भी निकाल सकते हैं, उसी फार्मूले से हम kb का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। आगे भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करें हैं कि विलयन का क्वथनांक वगैरह किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ पर विलयन का क्वथनांक कैसे ज्ञात होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम विलयन का क्वथनांक वगैरह ज्ञात करेंगे, मोलर गलन ऊष्मा और किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे। देखिए अब हिमांक, अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, क्वथनांक में उन्नयन, सबसे पहले अभी तक हमने क्वथनांक में उन्नयन और उसका जो विलय का अनुभार है उसके मध्य संबंध के बारे में बात की है। अब हम बात कर रहे हैं हिमांक में अवनमन और विलय के अनुभार के मध्य संबंध क्या होगा। ये टॉपिक क्या है, ये है हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा TF और
विलय के अणुभार Mb के बीच में क्या रिलेशन होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी प्रकार हिमांक में अवनमन डेल्टा TF तथा विलय के अणुभार Mb के मध्य के संबंध को बनाया जाता है। हिमांक की साम्य अवस्था में द्रव तथा ठोस अवस्था में साम्य द्रव ठोस होता है और इन दोनों अवस्थाओं में विलायक तथा विलय दोनों विद्यमान होते हैं। मतलब चाहे हम ठोस द्रव के बारे में बात करें, चाहे द्रव ठोस के बारे में बात करें, द्रव दोनों के अंदर ही ये दोनों विद्यमान होते हैं। अतः हिमांक की साम्यावस्था में द्रव और ठोस दोनों के लिए रासायनिक विभव एक जैसे होंगे, क्योंकि हिमांक जब भी आता है तो वहां पर भी द्रव ठोस के अंदर बदलता है तो एक अवस्था तो होगी, और विलयन अवस्था में ऑलरेडी द्रव और ठोस होते हैं तो दूसरी अवस्था होगी। तो अब ये दोनों के एक जैसे ही रहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, म्यू लिक्विड बराबर TP x0 इक्वल टू म्यू सॉलिड TP। तनु विलीनों के लिए पाई लिक्विड बराबर TP x0 इक्वल टू म्यू लिक्विड, यहां पर ये म्यू है, यहां पर ये म्यू ही है। तनु विलीनों के लिए म्यू लिक्विड बराबर TP x0 इक्वल टू म्यू लिक्विड TP प्लस RT ln x0, ये हमने पहले भी किया, वही सेम टू सेम है। तो म्यू नॉट लिक्विड TP प्लस RT ln x0 इक्वल टू म्यू नॉट सॉलिड TP। तो ln x0 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू सॉलिड TP माइनस म्यू नॉट लिक्विड TP अपॉन RT के। शुद्ध विलायक के गलन की मोलर मुक्त ऊर्जा निम्न होती है, फ्यूजन का मतलब होता है गलना उसका, डेल्टा G फ्यूजन बराबर होता है म्यू नॉट लिक्विड TP माइनस म्यू सॉलिड T इंटू P। तो ln x0 यहां पर आएगा तो ln x0 किसके बराबर होगा, ln x0 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा G फ्यूजन अपॉन RT। अब इस समीकरण को हम अवकलित कर देंगे। अब यहाँ पर अवकलित किसके सापेक्ष किया, स्थिर ताप T के सापेक्ष, और दाब के स्थिर दाब रखते हुए ताप T के सापेक्ष दाब स्थिर रखते हुए अवकलित करेंगे। तो कैसे होगा, डेल ln x0 अपॉन डेल T P इक्वल टू 1 माइनस R डेल डेल्टा G फ्यूजन अपॉन T dt P डेल T डेल्टा x0 P। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का उपयोग करेंगे इसी पर ही। तो डेल्टा G किसके बराबर होता है, डेल्टा G होता है H माइनस T डेल्टा S के, तो उसी चीज को यहाँ पर हमने रखा है, डेल्टा H आ गया उसकी जगह पर। तो डेल्टा ln x0 अपॉन डेल्टा T P इक्वल टू डेल्टा HF RT स्क्वायर डेल्टा T डेल x0 P। अब इस समीकरण को समाकलन कर देंगे, समाकलन x0 से 1 की सीमा में इसका, और यहाँ T से T0 की सीमा में इसका। तो इसका समाकलन और इस सभी का समाकलन करने के बाद में देखो यहाँ निम्नतम सीमा x0 बराबर 0 अर्थात शुद्ध विलायक है। जब x0 बराबर 1 आ गया, x0 बराबर 1 है तो वहां पर अकेला विलायक ही पाया जा रहा है, क्योंकि किसी की जो मोल भिन्न होती है वो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, जिसका हिमांक T0 है, और उच्चतम सीमा x0 उस विलयन को प्रदर्शित करती है जिसका हिमांक T1 है। इस समाकलन को यह मान लिया जाता है कि यह डेल्टा TH पर अनाश्रित है, मतलब वो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पर इसका समाकलन क्या आ जाएगा, इस समीकरण का यहाँ पर समाकलन क्या आ जाएगा, देखिए ln x0 इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन R माइनस 1 अपॉन T 1 प्लस 1 अपॉन T0। तो ln x0 इक्वल टू नेगेटिव आ गया डेल्टा HF अपॉन R, इसको T0 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अब यहाँ पर देखिए विलयन अगर बहुत तनु है तो T1 और T0 में कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं, क्योंकि विलायक के लिए वही विलयन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि T1 और T0 किसके बराबर होता है, T1 और T0 T2 के बराबर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि T0 माइनस T1 बराबर डेल्टा TF के। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दी। अब देखिए ln x0 इक्वल टू, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ln x0 इक्वल टू माइनस डेल्टा HF अपॉन RT स्क्वायर, ये RT स्क्वायर आ गया। ये दोनों किसके बराबर थे, ये तो इसके बराबर थे T0 स्क्वायर के, तो T0 स्क्वायर आ गया, और ये दोनों किसके बराबर थे, डेल्टा TF के, तो डेल्टा TF आ गया। नेक्स्ट, अत्यंत तनु विलयनों के लिए, मतलब जो विलयन बहुत ही ज्यादा डिल्यूट टाइप के हैं, उनके लिए क्या हो जाता है कि विलायक की मोल भिन्न ही लगभग मेन होती है, विलय की मोल भिन्न तो होती नहीं। तो हम क्या कहते हैं, ln x0 इक्वल टू ln 1 माइनस x1 बराबर है, लगभग बराबर है माइनस x1 x0 के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा HF, यहाँ पर हमने इसकी जगह पर ये रख दिया, माइनस x1 है, तो माइनस x1 यहाँ पर क्या होगा, ये किसके बराबर है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो ये ऑल ओवर किसके बराबर हो गया, माइनस x1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो माइनस x1 बराबर किसके होगा, माइनस डेल्टा HF अपॉन RT स्क्वायर नॉट डेल्टा TF। नेक्स्ट देखिए, तो डेल्टा TF किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा RT स्क्वायर अपॉन डेल्टा HF अपॉन x0। x0 किसके बराबर होता है, विलय की मोल भिन्न बटे कुल जो मोलों की संख्या, विलय की मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब लगभग इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा, इसका मान यहाँ पर रख दिया, डेल्टा TF इक्वल टू
RT स्क्वायर नॉट अपॉन डेल्टा HF इंटू W नॉट M नॉट अपॉन M नॉट W नॉट। अब यहां से हम डेल्टा TF को लेकर जाएंगे RT स्क्वायर नॉट अपॉन डेल्टा HF। अब डेल्टा HF किसके बराबर होता है? स्मॉल HF। ये किसके बराबर होता है? डेल्टा HF अपॉन M1 के। ठीक है, तो यहां पर हमने डेल्टा HF लिख दिया, W नॉट M नॉट W नॉट। तो यहाँ पर डेल्टा HF बराबर होगा डेल्टा HF अपॉन M1 के। प्रति ग्राम विलायक के गलन की गुप्त ऊष्मा है, यदि विलयन की मोलरता को M से प्रदर्शित किया जाए, मोलरिटी होती है M इक्वल टू W नॉट अपॉन M नॉट W1 इंटू 1000। अतः मोलरता के समीकरण 75 का रूप क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर RT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा HF M। तो डेल्टा TF बराबर KFM। KF यहाँ पर किसके बराबर है? अब KF किसके बराबर है? इस पूरे के RT स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा THF के बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा HF के बराबर क्या हो जाएगा? KF। KF क्या होता है? फ्यूजन का कांस्टेंट होता है, मोलर हिमांक का अवनमन स्थिरांक बोलते हैं उसको। समीकरण 76 में विलयन की मोलरता क्या है? अब यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण में मोलरता की वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा TF किसके बराबर आ जाएगा? KF W नॉट अपॉन M नॉट W1 इंटू 1000 के। डेल्टा TF इक्वल टू KF W नॉट अपॉन M नॉट W1 इंटू 1000 के। तो यहां से अब यहां पर क्या आ गया? ये क्या है? हिमांक अवनमन, और ये क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो इन दोनों के बीच में संबंध आ गया विलय के मोलर द्रव्यमान के। तो यहाँ पर है वाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको बाहर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ। तो M नॉट इक्वल टू 1000 KF W नॉट अपॉन डेल्टा TF W1। तो इसकी सहायता से हम अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं इस फार्मूले से। और इससे पहले जो हमने फार्मूला किया है उसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से किसी भी विलय के अवाष्पशील विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना हम क्वथनांक उन्नयन की सहायता से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने किसकी सहायता से की है? यहाँ पर हमने हिमांक के अवनमन की सहायता से की है। यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड है। किसी विलय के 0.001 किलोग्राम को, किसी विलय के 0.001 किलोग्राम को 0.1 किलोग्राम जल में घोलकर, मतलब इसकी वैल्यू विलय की बता दी, इसकी भी बता दी, विलायक की भी बता दी, जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। इसके हिमांक का अवनमन भी दे दिया आपको 0.2 केल्विन। विलय की मोलर सांद्रता का ज्ञात करना। और क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोलते हैं। देखो KF जो होता है ना, ये जो KF है, हाँ, यहाँ पर जो KF की वैल्यू है उसको क्रायोस्कोपिक स्थिरांक बोलते हैं, और KB जो होता है उसको एब्लियोस्कोपिक स्थिरांक बोलते हैं। तो विलय की मोलर सांद्रता M1 बराबर क्या हो जाएगी? KF फॉर्मूला है W1 अपॉन डेल्टा TF W नॉट इंटू 1000। KF बराबर किसके होगा? 5 केल्विन, 5 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स के। और W1 किसके बराबर होगा? 0.001 किलोग्राम के। डेल्टा TF किसके बराबर दे रखा है? 0.2 केल्विन के। और W नॉट किसके बराबर दे रखा है? 0.1 किलोग्राम के। तो M1 बराबर 5.0 या 5 के किलोग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.001 किलोग्राम इंटू 1000 ग्राम अपॉन 0.2 केल्विन इंटू 0.1 किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 ग्राम मोल इनवर्स। 250 ग्राम मोल इनवर्स की हम यहाँ पर हम इस तरीके से वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज है, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन के मध्य संबंध किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी और बात करते हैं। क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन में संबंध किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रकार का टॉपिक है, तो इसको भी हम यहाँ पर देख लें। देखो, किसी विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन को ऐसे निकाला जा सकता है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? KB इक्वल टू डेल्टा TB इंटू M1 W नॉट इंटू W नॉट अपॉन 1000, ये है। और समीकरण 49 से हिमांक का अवनमन निकाला जा सकता है। अब इन दोनों में देखो, KB की जगह KF आ गया, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF आ गया, बाकी सेम टू सेम समीकरण है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि KB अपॉन डेल्टा TB, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये सारा का सारा तो सेम है, और KF अपॉन डेल्टा TF, मतलब KB अपॉन डेल्टा TB, B की टर्म को एक तरफ कर लिया, और KF अपॉन डेल्टा TF ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बीच में संबंध होता है। ये संबंध किसके बीच में है? ये संबंध है क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन के बीच में। मतलब क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन के बीच में संबंध होता है केवल
अंतर इनका क्या होता है, इनके अंतर को अगर हम ध्यान से देखें, इन दोनों समीकरणों में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर तो के भी है, यहाँ पर के एफ है, यहाँ पर डेल्टा टी भी है, यहाँ पर डेल्टा टी एफ है, इतना सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर हम इन दोनों को लिखें के बी अपॉन डेल्टा टी बी तो किसके बराबर हो जाएगा, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ के, क्योंकि ये सारा का सारा समीकरण तो बराबर। अब इसको उठाकर इस तरफ लेके आओ, मतलब ये हुआ कैसे, इसको उठाकर इस तरफ लेके आए तो ये बटा में हो गया, ठीक है। अब देखो मैं इसको कर ही देता हूं, ये ऐसे हो गया के बी अपॉन डेल्टा टी बी बराबर किसके है, m1 w1 इंटू w0 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, kf अपॉन डेल्टा tf बराबर किसके हो गया, m1 w1 इंटू w0 अपॉन 1000। अब देखो ये दोनों समान है, मतलब इनका एक साइड समान है तो ये दोनों भी समान होंगे, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो के बी अपॉन डेल्टा टी बी बराबर के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, ये इसके बीच में संबंध होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि इनके मध्य किस प्रकार का संबंध होता है, ठीक है। तो आज हमने इसके ऊष्मागतिकीय पहलू के बारे में, क्वथनांक उन्नयन और विलय का जो द्रव्यमान है उसके, और हिमांक अवनमन और विलय का द्रव्यमान, और क्वथनांक उन्नयन और विलय का क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के बीच में कौन कौन से संबंध है उसके बारे में बात की। आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इससे अगले वीडियो में हम कुछ विधियों के बारे में बात करेंगे जिससे हम इन सब चीज़ों को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।